हम सवाल करना चाहते हैं कि जब हमें सत्ता का दुरुपयोग करना होता तो हम इटावा में आपका जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्विरोध कैसे निर्वाचित हो गया? कई जिलों में आपकी भारी अंतर से जीत हुई है। आजमगढ़ आप देख लीजिए, संत कबीर नगर भी है ना, बड़े अंतर से उन्होंने जीता है, कई जगहों पर जीता है। तो ये आरोप न लगा मैं, वो जो पहले आरोप लगा रहे हैं ना, वो हार का बहाना बनाने का आधार तैयार कर रहे हैं। कहें तो कहें क्या, आज परिणाम आपके सामने है। कहीं कोई अच्छा आप देखिए, जिस जगह पर यह है कि नॉमिनेशन नहीं करने दिए जा रहे हैं, मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूँ, उनका एक चुनाव आयोग और जिला प्रशासन जो चुनाव कराता है एक समय सीमा निर्धारित करता है कि इतने टाइम से लेकर इतने टाइम के बीच में नॉमिनेशन होगा, आपको आना है। आप देख लीजिए समाजवादी पार्टी के हमारे जो उनके उम्मीदवार थे वो कब पहुंच रहे हैं पर्चा भरने के लिए। अब जब समय पास हो जाएगा, समय बीत जाएगा, तब आप दाखिला करने जाएंगे नॉमिनेशन, तो प्रशासन रोकेगा कि नहीं रोकेगा? एक सवाल। दूसरा, आप निर्विरोध भी जीतते हैं, तो दरअसल इन लोगों ने जो किया था 2016 में, उसी तरीके से ये सोच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा करेगी। ऐसा करने में हम लोगों को कतई विश्वास नहीं है। हम लोकतांत्रिक तरीके से हम चुनाव करते हैं, लड़ते हैं, लड़ाते हैं, और किसी प्रकार के दुरुपयोग का कोई सवाल नहीं है। उत्तर प्रदेश के हमारे जो सम्मानित जिला पंचायत के सदस्य थे, वो अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं और मोदी जी, योगी जी के डबल इंजन की सरकार के साथ वो चलना चाहते हैं ताकि अपने क्षेत्र और इलाके का विकास कर सके। इस नाते आज भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिए, वोट दिए, और बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड गठित हो गया। सर, प्राइवेट कंपनियां, ये विपक्ष के और जितने भी दल हैं बीजेपी के अगेंस्ट, उनके आरोप हैं कि जो है प्राइवेट जो है सारी चीज़ें करते जा रहे हैं, बड़े बड़े जो है उद्योगपतियों को सौंपते जा रहे हैं मोदी जी। और प्रदेश की सरकार जो है वो दावे कर रही है कि कोई भी युवा जो है वो बेरोज़गार नहीं रहेगा। बेरोज़गारी के लिए भी जो 2 करोड़ नौकरियों का जो है जो मोदी जी ने कहा था और प्रदेश की भी सरकार ने कहा था, उस पर भी विपक्ष का आरोप कि कहीं ना कहीं जो खरा नहीं उतरी सरकार। तो सर, ये जो सबसे पहला जो हमारा जो फोकस जा रहा है क्वेश्चन पर, वो हमारा क्वेश्चन प्रदेश की जनता की तरफ से और विपक्ष की तरफ से ये है कि अगर ये सारे सेक्टर जो है, बिजली विभाग हो या रेलवे हो या कई तरह के जो सेक्टर है, वो अगर प्राइवेट कर दिए जाएंगे, निजीकरण कर दिए जाएंगे, तो फिर कैसे, इसका क्या उद्देश्य है? सरकार क्या समझाना चाह रही है, क्या मैसेज देना चाह रही है जनता को? ये समझाइए, क्लियरिफाई करिए। नहीं, सारा विकल्प हमारे सामने है। हर विकल्प पर हम विचार करेंगे, काम करेंगे और प्रयोग करेंगे। अगर कहीं से हमारा परिणाम बेहतर आ रहा है, हम उस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो भारतीय नहीं है। बिल्कुल। देश के विकास में उनका भी कहीं ना कहीं योगदान है। आत्मनिर्भर भारत योजना की जब घोषणा पूज्य प्रधानमंत्री जी ने किया, तो मैं बड़े ही दावे के साथ कहना चाहता हूं कि उस योजना से सबसे ज़्यादा आज की तारीख में अगर किसी को लाभ मिल रहा है तो मध्यम उद्योग को और लघु उद्योग को आज की तारीख में मिल रहा है। कौन इससे जुड़ा हुआ है? आखिर छोटे हमारे व्यापारी हैं, बिल्कुल बिल्कुल, उनको हम ताकत दे रहे हैं। किसी ज़माने में आप सब लोग समझदार हैं, ये हमारा जो मध्यम और लघु उद्योग है, ये भारत के अर्थव्यवस्था की रीढ़ हुआ करता था। कभी इस पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया, भारत कहाँ से कहाँ पहुँच गया होता। लेकिन हम लोग तो देखिए, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ये क्या है? सीधे लघु उद्योग को जोड़ने वाला, मध्यम उद्योग को जोड़ने वाली योजना है, जिसका अनुसरण आज देश के अंदर दूसरे प्रदेशों की सरकारें भी उत्तर प्रदेश के इस फैसले का अनुसरण कर रही हैं। तो जो महंगाई है वो सामयिक है, अस्थायी नहीं है। तेल की बात है, आप सब लोग जानते हैं कि दुनिया स्तर पर उसके भाव तय होते हैं और उसका असर ये तेल के दामों पर पड़ता है। सर, तेल पे आप कह रहे हैं कि दुनिया स्तर पे, लेकिन सर हमारे ही पड़ोसी मुल्कों में, पड़ोसी मुल्क जो है, श्रीलंका ले लीजिए, पाकिस्तान ले लीजिए, आप कोई भी आप ले लीजिए कंट्री, तो सर वहाँ पर कहीं ना कहीं भारत से सस्ते हैं। आप अगर ये लिस्ट उठा करके देखें तो यही तो जो है जवाब चाहती है जनता कि फिर भारत में इतना क्यों टैक्स सरकार बढ़ा रखी है कि जो है क्यों नहीं ये कम हो सकता है, जबकि यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है कहीं ना कहीं। मध्यम वर्गीय और जो है भारत की जो कहा जाता है कि भारत जो है, भारत की जनता वो लगभग 70 से 60% जो है वो कहीं ना कहीं गांव में, गांव के ही नाम होता है, रहती है, निवास करती है। तो सर ये कैसे सब कुछ सर्वाइव होगा, आप बताइए। नहीं, बिल्कुल 71% लोग भारत के गांव में रहते हैं और देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष होने को जा रहा है। दावे के साथ मैं कहना चाहता हूं
कि गांव को मजबूत करने का काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, पंचायतों को संसाधन से युक्त करने का काम जो हमारी सरकारों ने किया है, वो रिकॉर्ड है, आप उठाकर देख लीजिए। अभी पंचायत के चुनाव संपन्न हुए हैं और आंकड़े हम लोगों के पास हैं। 27% प्रधान लोगों ने जो पैसा मोदी जी ने भेजा उसको खर्चा भी नहीं कर पाए, वो पैसे बचे हुए हैं। इतना पैसा भेजा गया, वो पैसा भी नहीं खर्चे कर पा रहे हैं। तो पंचायतों को आज हम मजबूत कर रहे हैं। श्रीलंका और नेपाल से और भारत की तुलना नहीं की जा सकती। बाकी जो सुविधाएं भारत दे रहा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम जो सुविधाएं दे रहे हैं, कोविड की चुनौती का सामना जो देश कर रहा था, दुनिया कर रही थी, उसमें जो देश में रहने वाली सम्मानित जनता को जो राहत देने का काम हमारी सरकारों ने किया है, उसका मुकाबला आज दुनिया में कहीं नहीं है। आज वैक्सीनेशन को आप ले लीजिए, भारत अकेला दुनिया में ऐसा देश है जो मुफ्त में वैक्सीन दे रहा है। सर लेकिन जनता तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मरी, नहीं, ऑक्सीजन की कमी रही, वेंटिलेटर की कमी रही। नहीं, आप सब लोगों से अनुरोध है, सम्मानित मीडिया जगत से हैं, और किसी भी सूरत में देश की छवि प्रभावित न हो हमारे किसी बात से। अमेरिका की आबादी कितना है? 35 करोड़। भारत की आबादी कितना है? 135 करोड़। आप तुलना करिए, एवरेज निकालिए, अमेरिका में ज़्यादा मरे कि भारत में ज़्यादा मरे। आप ब्राज़ील को निकाल लीजिए, ब्राज़ील में ज़्यादा मरे कि भारत में ज़्यादा मरे। ये जो दूसरी सेकेंड वेव आई, जो दूसरी लहर आई, 30 गुना ज़्यादा मारक क्षमता के साथ कोविड ने वापसी की। अचानक हमारे घर में ही 500 लोग आ जाएं, तो हमारे घर में इंतजाम तो 5-10 लोगों के लिए है। 5-10 लोग आ जाएं तो हम उनको खाना खिला सकते हैं, पानी पिला सकते हैं, चाय पिला सकते हैं। लेकिन अचानक 500 लोग आ जाएं और उनको हमें खाना खिलाना पड़े, तो बाजार जाना पड़ेगा सब्जी लाने के लिए, इंतजाम करना पड़ेगा बाहर बाजार में जाकर। लेकिन आज फक्र के साथ कहना चाहते हैं, पीएम फंड की भी लोगों ने किस तरह से मजाक उड़ाया, लेकिन आज उसी पीएम फंड की देन है कि आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं। सर कोविड की आपने बात की, चलिए अब हम कोविड पर बात करते हैं। सर ये जो ऑक्सीजन की जो कमियां आई कहीं ना कहीं, मैं सर पर्सनली आपसे एक बात जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं किसी सीबीआई का तो नहीं हूं, हम लोग तो मीडिया जगत के हैं, लेकिन सर हमने परसों या नरसों की बात देखी कि हम राम मनोहर लोहिया अस्पताल में गए इमरजेंसी में। हमने जो है जनरल आदमी बन करके हमने एक पेशेंट की हमने मदद करनी चाहिए, और हमने वहाँ पर फ़ोन किया एम्बुलेंस 108 को। आपकी सरकार है सर, मैं बात कर रहा हूँ, और वहाँ पर हम जो है किसी गैर की हमने पूछा और हमने उसकी मदद करनी चाहिए। वहाँ पर हमने 108 को फ़ोन किया और 1 घंटे बाद आई। सिर्फ बार बार नाम नोट किया जा रहा था, बार बार ये चीज़ें दोहराई जा रही थी कि सर अभी आने वाली है, अभी आई, सर नहीं आई, क्या सर अगर कोई पेशेंट, किसी का भी पेशेंट अगर मर जाए, तत्काल में उसको सेवाएं ना मिले, स्वास्थ्य सेवाओं की आपने बात की, सर ये कैसी व्यवस्था है? फिर बाद में जब हमने बताया, अपना इंट्रो दिया, चूँकि अब नहीं चलने वाला था, तो फिर वही चीज़ों का लाभ जो हमें 10 मिनट बाद मिला। तो सर कैसे फिर? देखिए, एक व्यक्ति की गलती से पूरी सरकार को आप कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। उत्तर प्रदेश देश नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा सूबा है, सबसे बड़ी जनसंख्या यहाँ पर रहती है। अगर ऐसी किसी ने गलती किया है तो निश्चित तौर पे आप हमें बताइए, निश्चित कार्रवाई कराएंगे। ऐसा नहीं है, कार्रवाइयाँ भी हुई हैं बड़े पैमाने पर। जहाँ भी शिकायत मिली है हम लोगों ने कार्रवाई भी कराई है, लेकिन जिस तरह से काम किया है, मैं तो दावे के साथ कहना चाह रहा हूँ। देखिए, राजस्थान में वहाँ के मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस पार्टी के, आज तक वो घर से नहीं निकले। और हमारे मुख्यमंत्री जी को देख लीजिए, योगी जी को, जबकि कोविड से संक्रमित होने के बाद भी जिले जिले, वार्ड वार्ड उन्होंने घूमने का काम किया। खुद अपने हाथ में वागडोर उन्होंने संभाली इस पूरे लड़ाई की। अब बहादुरी के साथ उन्होंने लड़ा, और आज देश ही नहीं, दुनिया प्रशंसा कर रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने प्रशंसा किया उत्तर प्रदेश की सरकार का, जो कोविड का प्रबंधन हम लोगों ने किया। अच्छा सर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जहन में ये भी रहा है, लोगों के जो है, जनता के रहे हैं, अमूनन जनता के रहे हैं। अब वो पक्ष के रहे हो, विपक्ष के रहे हो, मुझे नहीं पता कि वो किसके समर्थक रहे हैं, या फिर हम आम लोगों से भी मिले हैं। और विपक्ष तो आपकी बोलती है कि बीजेपी सरकार के लिए चुनाव ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जनता नहीं। उसका जीता जागता उदाहरण है कि 3 शिक्षक बताए गए और 1600 शिक्षक मरे, और पंचायत चुनाव कराना ज़रूरी था, बंगाल का चुनाव कराना उनके लिए ज़रूरी था। जनता चाहे जितनी मर जाए, वो चाहे जो भी हो जाए।
सर क्या कहेंगे आप इस पर? चुनाव कराने का जिम्मा चुनाव आयोग के पास है, उसमें हमारा क्या हस्तक्षेप है? आप बताइए, कोई हमारी बात को काट दे? चुनाव होगा नहीं होगा ये फैसला चुनाव आयोग करेगा। हम तो हाई कोर्ट गए पंचायत चुनाव रुकवाने के लिए, कोर्ट ने भी नहीं रोका, उसमें हमारी क्या गलती है? सर अंतिम और एक महत्वपूर्ण सवाल, महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, कई सारे मुद्दों पर जो है सरकार बनी। सर अब की बार क्या मुद्दा होगा? अब की बार तो महंगाई भी बढ़ी है, 100 पार हो गए, बहुत सारे कच्चे तेल या पक्के तेल के दाम जो भी कुछ रहा, और सर और भी मार्केट में चीज़ें महंगी हुई, दाल रहा, राशन रहा। तो सर ये बताइए कि कैसे गाड़ी चलेगी, क्या एजेंडा होगा अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण एजेंडा अब की बार क्या होगा? नया एजेंडा भाजपा सरकार का, सरकार में आने का, फिर से लौटने का? और दूसरी चीज़, क्या मुख्यमंत्री चेहरा कोई नया आएगा या फिर योगी आदित्यनाथ जी रहेंगे? पहले तो एक चीज़ जान लीजिए, जनता बहुत समझदार है। 14 साल जनता ने भोगा है। जनता बहुत अच्छी तरीके से तुलना करना भी जानती है कि सपा सरकारें जो चली हैं, बसपा सरकारें चली हैं, तो देश में क्या होता रहा है, प्रदेश में क्या होता रहा है। और भाजपा सरकार, जबकि 1.5 वर्ष तो हमारा कोविड के नाते हमारा नुकसान हो गया, उसके बाद भी जो हमने काम किया है, यकीनन हम आपसे कहना चाहते हैं कि 300 के पार भाजपा जीत कर फिर आएगी, फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। बाकी आपने जो सवाल किया वो हमारा सवाल नहीं है, वो सक्षम लोगों से आप सवाल करिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका माननीय मंत्री जी। तो ये थे माननीय अनिल राजभर जी, जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, और इन्होंने अपनी सरकार की तरफ से बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया, बहुत ही बेबाकी से इन्होंने सफाई दी। सरकार में लौटने का जो एजेंडा क्या होगा, और भी कई जो प्रश्न हमने महत्वपूर्ण पूछे, उस पर भी उन्होंने बहुत ही बेबाकी से जवाब दिए। आशा करते हैं कि बीजेपी सरकार जो भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, या जो भी महंगाई की मार से जनता जूझ रही है, या जो भी आरोप लग रहे हैं सरकार पर, उस पर कहीं ना कहीं वो अमल करेगी और बेहतर बनाने की कोशिश करेगी सरकार, और भी बेहतर जो है सेवाएं देने की कोशिश करेगी। अब इसके बाद हम मिलेंगे फिर से एक नए कवरेज में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।